तो आप सभी के मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा सेगमेंट, बहुत ही अच्छा सेशन होगा आज का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सबको पसंद आएगा। आज का जो हमारा विषय है वो भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की मृदा पर होगा, यानी कि भारत की मिट्टी के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अच्छे से समझेंगे, फिर उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी आगे चलकर देखेंगे। तो फटाफट से वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल आइकन ऑन भी करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे हर तरह के सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, जो कि एग्ज़ाम के टॉप ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मान के चलें। ऐसे टॉपिकों को द सक्सेस पॉइंट एट द रेट के मंच पर आप सबके बीच में मैं लेकर आता हूँ। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल का सपोर्ट करें। वन लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं या एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हर तरह के सब्जेक्ट के टॉपिक को अच्छे डिस्कशन किया गया है, उससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन को देखा गया है। आप हर सब्जेक्ट को अलग अलग उसकी प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो विषय है वो भारत की मृदा। आइए देखते हैं मिट्टी। चलिए मिट्टी के बारे में देखते हैं। तो पहले दोस्तों, मिट्टी जो है वो चट्टान के मलबे और कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होती है। मिट्टी जो होती है वो चट्टान के मलबे और कार्बनिक पदार्थों का क्या है, मिश्रण है, जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होते हैं। यानी कि जो मिट्टी है वो चट्टानों के क्या होते हैं, चूर होते हैं, मलबे होते हैं और कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है, जो पृथ्वी की सतह पर क्या होते हैं, विकसित होते हैं, यानी बनते हैं। मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक जैसे राहत, मूल सामग्री, जलवायु, वनस्पति और अन्य जीव, बात समझ में आ रही, वनस्पति और अन्य जीवन रूप और समय है। ये सब क्या करते हैं, मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करते हैं। ठीक है। इसके अलावा मानवीय गतिविधियां भी इसे काफ़ी हद तक प्रभावित करती हैं। यानी कि जो मानव के द्वारा जो गतिविधियां अपनाई जाती हैं उसके द्वारा भी मिट्टी क्या होती है, प्रभावित होती है। आगे देखते हैं मेरे दोस्तों। अगर हम बात करें मिट्टी के घटक, तो मिट्टी के घटक मेरे दोस्तों खनिज कण, ह्यूमस, पानी और हवा होता है। यानी मिट्टी के जो घटक होते हैं वो क्या होते हैं, खनिज कण, ह्यूमस, पानी और हवा होती है। इनमें से प्रत्येक की वास्तविक मात्रा मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करती है। बस समझ में आई दोस्तों। यानी कि इनमें से जो प्रत्येक की जो वास्तविक मात्रा, यानी किस मात्रा में घटक होना चाहिए, वो मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करती है। कुछ मिट्टी में इनमें से एक या अधिक की कमी होती है, जबकि कुछ अन्य ऐसी होती हैं जिनमें विभिन्न संयोजन होते हैं। बात समझ में आई दोस्तों। कुछ मिट्टी इनमें से क्या होती है कि कमी होती है, यानी ऐसी बहुत सी मिट्टी होती है जिनमें इन सभी की क्या होती है, कमी होती है या अधिकता भी हो सकती है, तथा कुछ ऐसी भी होती है जिनमें इसका अलग अलग संयोजन होता है, अलग अलग मात्रा में। आइए देखते हैं। फिर दोस्तों, मिट्टी में 3 परतें होती हैं जिन्हें क्षितिज कहा जाता है। यानी कि मिट्टी में 3 परतें पाई जाती हैं, इन 3 परतों को क्या कहा जाता है, क्षितिज। क्षितिज ए की बात करें तो ये सबसे ऊपरी क्षेत्र होता है, जहाँ कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व और पानी के साथ मिल जाते हैं। बस समझ में आई दोस्तों। यानी कि मिट्टी में 3 परतें होती हैं जिन्हें क्षितिज कहा जाता है। अगर हम पहले परत की बात करें जिन्हें क्षैतिज ए कहते हैं, तो ऐसे क्षेत्र में कार्बनिक पदार्थ जो होता है वो खनिज पदार्थ, पोषक तत्व, पानी के साथ मिल जाते हैं, जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, पौधों की ग्रो के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। बात समझ में आई दोस्तों। क्षितिज बी की बात करें तो क्षितिज ए और क्षितिज सी के बीच का एक संक्रमण क्षेत्र होता है और इनमें नीचे से, बात समझ में आए दोस्तों, समझते रहिएगा, नीचे से साथ ही ऊपर से पदार्थ शामिल होता है। इनमें कुछ ऐसे भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो खनिज पदार्थ काफ़ी हद तक अपचयित होते हैं। यानी इनमें कुछ ऐसे भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो खनिज पदार्थ और काफ़ी हद तक क्या होता है, अपक्षयित होते हैं। ठीक है। यानी कि पहले बात तो इसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो खनिज पदार्थों और जल के साथ क्या होते हैं, मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, उनके साथ शामिल हो जाते हैं। पर कुछ ऐसे भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो खनिज पदार्थों के द्वारा क्या होता है, अपचयित हो जाते हैं, अपक्षयित हो जाते हैं, यानी उनका धीरे धीरे क्या होता है, विनाश होने लगता है। क्षितिज सी की बात करें तो ढीले मूल पदार्थ से बना होता है ये। आगे चलते हैं। ये परत मिट्टी निर्माण प्रक्रिया में पहला चरण होता है। यानी मिट्टी को बनाने में ये क्या होता है, ये पहला चरण होता है।
अंततः उपरोक्त 2 परतों का निर्माण करती है। परतों की इस अवस्था को मृदा प्रोफाइल के रूप में जाना जाता है। बात समझ में आई दोस्तों? इस तरह से मिट्टी की परतों का निर्माण होता है और इनकी जो 2 परतों का निर्माण जो करती है वो परतों की इस अवस्था को क्या कहते हैं? मृदा प्रोफाइल के रूप में जाना जाता है। जब 2 परतों का निर्माण होता है तो इस अवस्था को किस नाम से जानते हैं? मृदा प्रोफाइल के रूप में इसको हम जानते हैं। इन 3 क्षितिजों के नीचे चट्टान है जिसे मूल चट्टान या आधारशिला के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि ये जो क्षितिज है जिसमें मिट्टी की 3 परतें पाई जाती हैं उसके नीचे कुछ मूल चट्टान भी होती है जिसे आधारशिला के रूप में भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। आगे बात करें तो पहले मिट्टी को उसकी उर्वरता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता था। यानी जो मिट्टी को पहले हम उसकी उर्वरता के आधार पर वर्गीकृत करते थे। मिट्टी या तो उर्वर होती थी या उपजाऊ होती थी या ऊसर होती थी। बात समझ में आई? उपजाऊ को ही क्या कहते हैं? ऊसर, या अनुपजाऊ या बंजर। लेकिन आधुनिक समय में मिट्टी की विभिन्न विशेषताओं को ध्यान में रखा जाता है जिसके आधार पर मिट्टी के प्रकार को उसकी बनावट, रंग या नमी की मात्रा आदि के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। यानी पहले हम क्या करते थे कि मिट्टी को उसकी उर्वरता के क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करते थे, पर आज के समय में मिट्टी के जो विशेषताएं होती हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम मिट्टी के प्रकार को भी ध्यान रखते हैं। साथ में उसके आधार पर हम उसकी बनावट, रंग या नमी की मात्रा आदि के आधार पर भी इसको वर्गीकृत करते हैं। किसको? मिट्टी को। वर्ष 1956 में भारत सरकार के द्वारा मिट्टी और उसकी विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए मृदा सर्वेक्षण नामक संस्था की स्थापना की गई थी। दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय मृदा सर्वेक्षण नामक संस्था की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1956 में। आइए आगे चलते हैं। आगे प्यारे दोस्तों, मिट्टी में पाई जाने वाली मिट्टी के प्रकार। पहला क्या है? लेटेराइट मिट्टी। उसके बारे में देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों ये जो शब्द है ये लेटर शब्द से लिया गया है। ठीक है, लेटर शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है? ईंट। लेटेराइट मिट्टी देश के उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां बारी बारी से सूखे और गीले मौसम के साथ साथ भारी वर्षा होती है। बात समझ में आई दोस्तों? लेटेराइट मिट्टी उन देशों में या उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां बारी बारी से पहले सूखा होता है, फिर गीले मौसम आते हैं और फिर भारी वर्षा होती है, मुख्य रूप से तटों के पास। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करें तो प्यारे दोस्तों इस तरह की जो मिट्टी होती है वो गीली होने पर नरम हो जाती है, यानी मुलायम हो जाती है, और सूखने पर सख्त हो जाती है। इन जलवायु परिस्थितियों में मिट्टी का निच्छालन होता है, यानी मिट्टी का क्या होता है? निचता रहता है, कटती रहती है, जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी का उपजाऊ हिस्सा भारी बारिश से बह जाता है। बात समझ में आई दोस्तों? निच्छालन एक वही कटने की बात है कि जिससे मिट्टी का जो उपजाऊ हिस्सा होता है वो क्या होता है? बारिश की वजह से बह जाता है। वे चट्टानों के अपघटन से बनते हैं और उनमें आयरन ऑक्साइड होता है जो उन्हें लाल या गुलाबी रंग देता है। यानी जो लेटेराइट मिट्टी होती है वो चट्टानों के अपघटन से बनते हैं और उनमें आयरन ऑक्साइड होता है जिसकी वजह से वो लाल या गुलाबी रंग के दिखाई देते हैं। लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो इस मिट्टी में आमतौर पर नाइट्रोजन की कमी होती है दोस्तों, और चूने की मात्रा कम होती है। बस समझ में? जो मिट्टी होती है लेटेराइट मिट्टी उसमें नाइट्रोजन की तो कमी होती है, ठीक है, और साथ ही चूने की भी मात्रा की कमी होती है। लेटेराइट मिट्टी किस टाइप की मिट्टी होती है? अम्लीय मिट्टी होती है। एक क्षारीय मिट्टी होती है, एक अम्लीय मिट्टी होती है। तो जो लेटेराइट मिट्टी है वो अम्लीय मिट्टी होती है। यह देश के कई हिस्सों में पाई जाती है प्यारे दोस्तों। मुख्य रूप से यह पश्चिमी, पूर्वी घाट, विंध्य, मालवा पठार। बात समझ में आई दोस्तों? आगे देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों जिन राज्यों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है उनमें पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, मेघालय, असम, उड़ीसा आदि शामिल होते हैं। यानी कि पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, मेघालय, असम, उड़ीसा आदि जो राज्य हैं उसमें लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी चावल, रागी, गन्ना, रबड़, नारियल, चाय, कॉफ़ी और काजू जैसी फसलों के लिए सहायक होती है। अब पहाड़ी मिट्टी की बात करते हैं। पहले दोस्तों पहाड़ी मिट्टी की अगर हम बात करें तो पहाड़ी मिट्टी वनों की वृद्धि से प्राप्त कार्बनिक पदार्थों के संचय के कारण बनती है और आमतौर पर उथली और अपरिपक्व होती है। यानी कि जो पहाड़ी मिट्टी होती है वो वनों की वृद्धि से प्राप्त, यानी कि जो वन क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, तो उनसे जो पदार्थ, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके इकट्ठे होने के कारण ये बनती है, और ये आमतौर पर उथली होती है और अपरिपक्व नहीं, पूरी तरह से पकी हुई मिट्टी नहीं होती। इस प्रकार की मिट्टी में ह्यूमस जो होता है वो काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसमें चूना, पोटास और फास्फोरस की कमी होती है। याद रखें दोस्तों, प्रश्न पूछा जा सकता है
कि जो पहाड़ी मिट्टी है उसमें किस चीज़ की प्रचुर मात्रा होती है, तो वो ह्यूमस की होती है, पर इसमें चूना, पोटास, फास्फोरस की कमी होती है। पहाड़ी मिट्टी आमतौर पर रेतीली होती है दोस्तों, और इसमें बजरी होती है। ये आमतौर पर रेतीली भी होती है और बजरी होती है। यह मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, तो ये मुख्य रूप से हिमालय क्षेत्रों में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और प्रायद्वीपीय भारत और पूर्वी घाट में पाई जाती है। बात समझ में आई दोस्तों? आगे अब प्यारे दोस्तों देखेंगे पहाड़ी मिट्टी की विशेषताओं के बारे में। तो क्षेत्र की जलवायु के आधार पर पहाड़ी मिट्टी को दो व्यापक समूहों में विभाजित किया जा सकता है। पहला दोमट पोड़जोल, दूसरा उच्च ऊंचाई वाली मिट्टी। तो प्यारे दोस्तों हिमालय के मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पोड़जोल है। यह मिट्टी अम्लीय होती है और इसमें ह्यूमस कम होता है, और यह असम, दार्जिलिंग, कश्मीर और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। बात समझ में आई दोस्तों? एक तो दोमट होती है, एक होती है उच्च ऊंचाई वाली मिट्टी। तो जो दोमट पोड़जोल की बात है प्यारे दोस्तों, तो इसमें ह्यूमस की कमी होती है, पर जो मेन पहाड़ी मिट्टी होती है उसमें ह्यूमस की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बात समझे दोस्तों? आगे चलते हैं। आगे प्यारे दोस्तों हिमालय क्षेत्र में इस मिट्टी में मक्का, जौ, शीतोष्ण फल उगाए जाते हैं। दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में उष्णकटिबंधीय फल, काफ़ी, चाय, मसालों जैसी फसलों की खेती इस प्रकार की मिट्टी में की जाती है। यानी जो पहाड़ी मिट्टी में है वो गेहूँ हो गया, शीतोष्ण यानी ठंडे फल हो गए, ठीक है। तमिलनाडु, भारत के जो केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, इन सब राज्यों में फल, काफ़ी, चाय और मसालों जैसी की खेती की जाती है। आगे देखते हैं। शुष्क क्षेत्रों या पर्णपाती वन बेल्ट में गहरी मिट्टी भूरे रंग की और ह्यूमस से भरपूर पाई जाती है। यह बाग की फसलों के लिए एकदम सही होती है। आगे चलते हैं, देखेंगे प्यारे दोस्तों काली मिट्टी के बारे में। तो इस प्रकार की जो मिट्टी होती है वो ज्वालामुखी चट्टानों और लावा से बनी होती है। यानी काली मिट्टी किससे बनी होती है? ज्वालामुखी चट्टानों और लावा से बनी होती है। काली मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। ये तेलुगु शब्द होता है जिसे रेगुड़ा से लिया गया है। बस में काली मिट्टी को रेगुर कहा जाता है। ये जो रेगुर शब्द है ये तेलुगु का शब्द है जो कि रेगुड़ा से लिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। काली मिट्टी को काली कपास मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि कपास एक महत्वपूर्ण फसल है जो इस प्रकार की मिट्टी में उगाई जाती है। ये जो कपासी मिट्टी या काली मिट्टी होती है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, चूना और मैग्नीशियम कार्बोनेट से भरपूर होती है, लेकिन इसमें फास्फोरस की कमी होती है। ये ज़्यादातर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है, या तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों में भी पाई जाती है। अगर बात की जाए काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक राज्यों में पाई जाती है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों काली मिट्टी को जो होती है वो बेहतरीन और चिकनी होती है। इसमें बहुत अधिक नमी हो सकती है। काली मिट्टी में नमी भी हो सकती है, या बारिश के मौसम में चिपचिपी हो जाती है। यानी काली मिट्टी क्या होती है, बारिश के मौसम में वो चिपचिपी हो जाती है, सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। काली मिट्टी जो होती है वो कपास, तिलहन, गेहूँ, अलसी, बाजरा और तंबाकू के उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। आगे चल अब प्यारे दोस्तों लाल मिट्टी की बात करें तो इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण रूपांतरित और अग्नि चट्टानों के अपक्षय के परिणाम स्वरूप होता है, यानी कि मिटने के कारण होता है। आगे चलते हैं, टूटने के कारण होता है। मिट्टी का लाल रंग जो होता है वो लोहे की उच्च प्रतिशतता के कारण होता है। यानी मिट्टी में जो लाल रंग होता है वो किस कारण से होता है, वो लोहे की अधिकता के कारण होता है, यानी आयरन की। मिट्टी की बनावट रेतीले से लेकर चिकनी मिट्टी तक होती है, लेकिन यह मुख्य रूप से दोमट होती है। लाल मिट्टी क्या होती है, मेन रूप से दोमट होती है। पहले दोस्तों अगर हम दोमट मिट्टी की बात करें या लाल मिट्टी की बात करें, इसमें पोटास की मात्रा जो होती है पहले दोस्तों भरपूर होती है, लेकिन इसमें फास्फेट, ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है। लाल मिट्टी तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक के कुछ हिस्सों और दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी दोस्तों, लाल मिट्टी। आगे चलते हैं। अगली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, इसके बारे में देख लेते हैं। पहले दोस्तों जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो नदियों के द्वारा लाए गए तलछट के जमाव से होती है। यानी नदी जो तलछट को बहा कर लाती है उसके जमाव से होती है। अधिकांश नदियाँ हिमालय से निकलती हैं और अपने साथ भारी मात्रा में तलछट लाती हैं। मिट्टी गाद, रेत और मिट्टी जैसे कणों से बनी होती है। आगे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि इसमें जो फास्फोरिक एसिड होता है, पोटास और चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है,
एक होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे बांगर के नाम से जाना जाता है, एक होती है नई जलोढ़ मिट्टी जिन्हें खादर कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुरानी मिट्टी को हम जलोढ़ क्या कहते हैं? बांगर। ठीक है, पुरानी को बांगर कहते हैं और नई को खादर। एक होती है प्यारे दोस्तों बांगर और एक होती है खादर। तो पहली वाली जो है प्यारे दोस्तों ये क्या होती है? तो प्यारे दोस्तों पुरानी मिट्टी को हम क्या कहते हैं? बांगर, नई मिट्टी को खादर। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो महत्वपूर्ण विषय है या महत्वपूर्ण पॉइंट कह लीजिए कि यह देश में पाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी होती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि यह कुल भूमि का लगभग 40% हिस्सा को कवर करती है। यानी कि जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है, 40% हिस्सा ये कवर करती है। बात करें तो यह पंजाब से पश्चिम बंगाल और असम तक उत्तरी मैदानों में स्थित है। यह प्रजाद्वीपीय भारत में कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और महानदी जैसी विभिन्न नदियों के डेल्टा से भी पाई जाती है। बात समझ में आई दोस्तों? यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी है वो पश्चिम बंगाल और असम तक के मैदानों में पाई जाती है। साथ ही प्रजाद्वीपीय भारत में कहाँ पाई जाती है? तो कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और महानदी जैसी नदियों के डेल्टा में भी ये पाई जाती है। आगे चलते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है। इसका रंग हल्का भूरा होता है। मुख्य रूप से उगाई जाने वाली फसलों में गेहूँ, चावल, मक्का, गन्ना, दालें और तिलहन शामिल होती है। यानी कि गेहूँ, चावल, मक्का, गन्ना, दालें और तिलहन की खेती किस प्रकार की मिट्टी में की जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी में की जाती है। आगे चलते हैं। आगे है प्यारे दोस्तों रेगिस्तानी मिट्टी। रेगिस्तानी मिट्टी की बात करें तो रेगिस्तानी मिट्टी शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु वाले कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। रेगिस्तानी इलाकों में रेत आंशिक रूप से मूल है और आंशिक रूप से सिंधु घाटी में बहकर आई है। यानी रेगिस्तानी मिट्टी की अगर हम बात करें तो ये शुष्क भी होती है और अर्ध शुष्क भी, जलवायु वाले कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ जहाँ मिट्टी सूखी होती है, जहाँ अर्ध शुष्क जलवायु वाला मौसम होता है, वहाँ भी इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। रेगिस्तानी इलाकों में रेत आंशिक रूप से मूल होता है, यानी कि वो एक सेंटर होता है। बात समझ में दोस्तों? रेगिस्तानी इलाकों में रेत क्या होता है? आंशिक रूप से पाया जाता है और आंशिक रूप से ये सिंधु घाटी से बहकर आई है। आगे देखते हैं। मिट्टी की मात्रा की बात करें तो 90 से 95% रेत और 5 से 10% मिट्टी होती है। किसमें? रेगिस्तानी मिट्टी में। आगे देखते हैं। मिट्टी में फास्फेट की अधिकता होती है जबकि नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। बात समझ में पाया दोस्तों? रेगिस्तानी मिट्टी में ह्यूमस और नमी की कमी होती है। बात समझ में आ रही है? रेगिस्तानी मिट्टी में ह्यूमस, नमी की कमी होती है और इस मिट्टी में पानी की मात्रा केवल सिंचाई के माध्यम से पूरी होती है। कौन? किसमें प्यारे दोस्तों? ये रेगिस्तानी मिट्टी में। आगे चलते हैं। इस प्रकार की मिट्टी जो होती है वो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। रेगिस्तानी मिट्टी ज़्यादातर राजस्थान के कच्छ के रण तक फैले इलाकों में और हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाकों में पाई जाती है। आगे देखते हैं। तो कैक्टी और झाड़ियाँ स्थायी वनस्पति हैं जिन्हें रेगिस्तान में देखा जा सकता है क्योंकि यह लंबे समय तक नमी के बिना रहने के लिए बहुत अच्छी तरह से अनुकूलित है। यानी ये सब जो झाड़ियाँ हैं या कैक्टी वो क्या होता है? बिना पानी के वो भी अच्छी तरह से रह सकती है। आगे चलते हैं। आगे बात करें दोस्तों तो इसके अलावा जब बारिश होती है तो फास्फेट और नाइट्रेट की उपस्थिति रेगिस्तान मिट्टी को उपजाऊ बनाती है और रेगिस्तान खिल उठता है क्योंकि निष्क्रिय बीज जीवन के लिए जाग उठते हैं। इसके अलावा क्या होता है? जब बारिश होती है तो फास्फेट और नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण रेगिस्तानी मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ बन जाती है और रेगिस्तान क्या होता है? खिल उठता है, यानी उसमें भी इस तरह के झाड़ियाँ निकल आती हैं। आगे चलते हैं। खारी और क्षारीय मिट्टी धरती के अंदर कई खनिज आधारित और अपघटित सामग्री होती है। अपक्षय के कारण वे मैग्नीशियम, सोडियम, सल्फ्यूरिक एसिड और कैल्शियम लवण जैसे कुछ खनिज छोड़ देते हैं। आगे बात करें दोस्तों तो छोड़े गए कुछ मसाले नदियों द्वारा बहकर मैदानी इलाकों की उप मिट्टी में मिल जाते हैं। यानी जो मसाले छोड़े जाते हैं उसमें से नदी के द्वारा बह जाते हैं और कुछ मैदानी इलाकों में जा कर के मिट्टी मिल जाते हैं जिससे मिट्टी खारी और क्षारीय हो जाती है। आगे देखते हैं। कभी कभी ये पानी में घुलनशील लवण वाष्पीकरण और वाष्प उत्सर्जन के दौरान जल स्तर में वृद्धि के साथ ऊपर की ओर बढ़ते हैं, यानी लेयर के साथ। आगे चलते हैं। इस प्रकार की जो मिट्टी होती है प्यारे दोस्तों वो उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के कुछ हिस्सों में भी पाई जाती है। तटीय क्षेत्रों की बात करें तो तटीय क्षेत्रों में बाढ़ के पानी से लवणों के संचय के कारण मिट्टी का लवणीकरण होता है। बस समझाइए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये पसंद आ रहा होगा
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। बड़ी मेहनत के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं बनाता हूँ जिससे आपका भला हो सके। एक तैयारी चल रही है सफलता की ओर, एक नया मंच तैयार किया जा रहा है जिससे लोगों को जल्द से जल्द सफलता हासिल हो सके दोस्तों। हालांकि इसमें वक्त लगेगा, पर दोस्तों द सक्सेस पॉइंट एट द नेट ने ये ठान कर रखा है कि हम ऐसे टॉपिक को आप सबके बीच में डिस्कशन करेंगे जिससे आप अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर सकें दोस्तों। क्योंकि पढ़ने वाले तो बहुत से टॉपिक पढ़ते हैं, पर हर टॉपिक एग्ज़ाम में आए ज़रूरी नहीं। इस हिसाब से ऐसे सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ने हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो। चलिए आगे चलते हैं। अगली मिट्टी, पिट मिट्टी की बात करें तो आर्द्र क्षेत्रों में मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की उच्च मात्रा के संचय के परिणाम स्वरूप पिट मिट्टी का निर्माण होता है। यानी जो नमी क्षेत्रों में क्या होता है, जो मिट्टी होती है उसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है और उनके स्टोर होने से यानी उनके इकट्ठे होने के स्वरूप पिट मिट्टी का निर्माण होता है। इस प्रकार की मिट्टी के निर्माण में प्राय दोस्तों लगभग 10 से 40% कार्बनिक पदार्थ होते हैं और साथ ही घुलनशील लवणों की भी उचित मात्रा होती है। यानी जो पिट मिट्टी होती है उसमें 10 से 40% कार्बनिक पदार्थ होते हैं और बाकी में घुलनशील लवणों की उचित मात्रा होती है। आगे देखते हैं। पिट मिट्टी भारी काली होती है और इसमें अम्लीय मात्रा अधिक होती है। पिट मिट्टी की बात करें तो इसमें फास्फेट और पोटास की मात्रा कम होती है। पिट दलदली मिट्टी जो पिट होती है और दलदली मिट्टी केरल के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। दूसरी ओर दलदली मिट्टी तमिलनाडु, बिहार, उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले और पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन जैसे कुछ राज्यों के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है मिट्टी आर्थिक और सामाजिक विकास में केंद्रीय भूमिका निभाती है। यह मानव, पशु और पौधों के जीवन को बनाए रखने के लिए भोजन, चारा और नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करती है। जो मिट्टी होती है वो आर्थिक, सामाजिक और विकास में केंद्रीय भूमिका निभाती है, यानी सेंट्रलाइज रूप से, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यह मानव, पशु और पौधों के जीवन को बनाए रखने के लिए भोजन, चारा और नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति क्या करती है, सुनिश्चित करती है। इसलिए इसकी अच्छी तरह से देखभाल की जानी चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों। तो नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकेडमी के अनुसार हमारे देश में वार्षिक मृदा क्षति दर लगभग 15.35 टन प्रति हेक्टेयर है, जिसके परिणाम स्वरूप 5.37 से 8.4 मिलियन टन पोषक तत्वों की कमी होती है। बात समझ में आई दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं भारत में मिट्टी की कई समस्याएं हैं। जो भारत की मिट्टी है वो बहुत सारी समस्याओं से घिरी हुई है, उसको देखते हैं। तो पहला क्या है कि मिट्टी का कटाव, कि मिट्टी धीरे धीरे क्या हो रही, कट रही है। पहला क्या है प्यारे दोस्तों, यह प्राकृतिक शक्तियों विशेष रूप से हवा, पानी के द्वारा मिट्टी को हटाने की प्रक्रिया होती है, जो मिट्टी बनाने की प्रक्रिया की तुलना में अधिक तेज़ी से होती है, जिसकी वजह से मिट्टी क्या होती है, कट जाती है। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। पूरे देश की कृषि उत्पादकता और अर्थव्यवस्था को भी ये क्या करती है, प्रभावित करती है। यानी जब मिट्टी कट जाएगी तो उससे क्या होगा, कृषि की उत्पादकता में कमी आ जाएगी और उससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था भी नुकसानदायक हो जाएगी, यानी कि अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। आगे चलते हैं। अगला है प्यारे दोस्तों जल क्षरण। यह पानी के द्वारा मिट्टी की सामग्री को अलग करना और हटाना है। जल क्षरण क्या होता है कि पानी के द्वारा हम मिट्टी की सामग्री को क्या करते हैं, अलग कर देते हैं और हटा देते हैं। आगे क्या है, यह रीलिंग, गलिंग, शीट वाश व वर्षा छीलने की प्रक्रिया के रूप में प्रकट होता है। यानी जो जल क्षरण होता है ये मान लीजिए वर्षा के द्वारा, सीट वाश के द्वारा, है ना, और गलिंग के द्वारा हम क्या करते हैं कि छिड़काव करते हैं, जिसकी वजह से भी मिट्टी कट जाती है। आगे चलते हैं। फिर दोस्तों कटाव की दर जो है वो मिट्टी के गुणों, ढलान और वनस्पति आवरण पर निर्भर करती है। बात समझ में आई। आगे चलते हैं। अब आगे प्यारे दोस्तों हवा का कटाव। बहती हवा मिट्टी के ऊपरी परत को हटा देती है। जब मिट्टी सूखी, कमज़ोर रूप से एकत्रित और वनस्पति आवरण से रहित होती है तो वायु क्षरण बढ़ जाता है। बस समझ में दोस्तों, जब हवा तेज़ी से चलती है तो ऊपर की मिट्टी क्या होती है, धीरे धीरे कटती है, हटती जाती है, जिससे मिट्टी सूखी हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और इस वजह से वनस्पति आवरण से रहित हो जाती है, जिससे वायु क्षरण बढ़ जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्यारे दोस्तों मृदा अपरदन के मानवीय कारकों में शामिल है। यानी मृदा अपरदन जो मानव के जो कारक है, मानव के द्वारा वो शामिल है। मानव के द्वारा मृदा अपरदन होता है। कैसे, जैसे वनों की कटाई की जाए, मिट्टी को बांधने वाले पदार्थ से रहित कर दिया जाता है। आगे अत्यधिक चराई से भी मिट्टी की संरचना ढीली हो जाती है। आगे
दोषपूर्ण कृषि पद्धतियाँ जैसे जुताई, फल चक्र का अभाव और स्थानांतरित खेती का प्रचलन, इसके वजह से भी मृदा क्या होती है, अपरदित होती है। आगे चलते हैं। प्रजनन क्षमता में कमी कैसे हो जाती है उसको देख लेते हैं दोस्तों। तो भारतीय मिट्टी में सामान्यतः नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, जबकि पोटेशियम अधिक होता है। यानी जो प्रजनन क्षमता की बात करें तो भारतीय मिट्टी में क्या होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की तो कमी होती है, लेकिन पोटेशियम अधिक मात्रा में होता है। आगे बात करते हैं तो सिंधु गंगा के मैदानों, मध्य और उत्तर पूर्वी भारत में फास्फोरस कम है। इसके अलावा नाइट्रोजन की कमी पूरे देश में है। गंगा के मैदानी इलाकों की तुलना की बात करें तो उसमें मध्य और दक्षिण भारत में यह कमी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। उर्वरक पोषक तत्वों के दीर्घकालिक असंतुलित उपयोग के कारण भी मृदा स्वास्थ्य में गिरावट की सूचना मिली है। यानी कि जो उर्वरक पोषक तत्व होते हैं उसमें क्या होता है, अनबैलेंस के कारण भी क्या होता है, मृदा घटती है। भारतीय उर्वरक संघ की 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक आदर्श एनपीके उपयोग अनुपात कितना है, यानी कि आदर्श मिट्टी का उपयोग कितना है, 4:2:1 है। लेकिन 1990 की बात करें तो ये थी 6:2:4:1 से बढ़कर 2016 में 6:7:2:7:1 हो गया था। आगे चलते हैं। कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 54वीं रिपोर्ट, माफ़ कीजिएगा, कृषि संबंधी जो संसदीय स्थायी समिति है उसकी एक रिपोर्ट पेश की जाती है। और ये जो 54वीं रिपोर्ट थी उसमें ये कहा गया था कि यूरिया के पक्ष में पक्षपातपूर्ण सब्सिडी नीति और अन्य उर्वरकों की ऊंची कीमतें देश में उर्वरकों के उपयोग में असंतुलन पैदा कर रही है। आगे चलते हैं। आगे पे है दोस्तों, फसल अवशेषों को खेत में जलाना, उत्तर पश्चिम भारत में आम फसल अवशेषों को हटाना जैसी शोषणकारी कृषि पद्धतियाँ भी भारत में मिट्टी की उर्वरता को नष्ट कर रही हैं। यानी कि फसल अवशेषों के खेत में, यानी कि जो फसल है उसके जो अवशेष में उसको जलाकर खेत में डाल देते हैं लोग उससे क्या सोचते हैं कि उर्वरक क्षमता बढ़ जाएगी, जबकि ये क्या है, उससे उर्वरक क्षमता नष्ट होती है। अब देखते हैं दोस्तों, मृदा को प्रभावित करने वाले कारक। पहला क्या है, मरुस्थलीकरण। तो मरुस्थलीकरण की बात करें तो यह मानव प्रभाव और जलवायु परिवर्तन के कारण शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में रेगिस्तान जैसी स्थिति का फैलना है। इस प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। पहले, अनियंत्रित चराई, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और जनसंख्या दबाव। आगे चलते हैं। आगे प्यारे दोस्तों, जल भराव। सपाट और तस्तरी नुमा गड्ढे सतही जल की गति को धीमा कर देते हैं, जिससे वर्षा जल जमा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जल भराव हो जाता है। आगे बात करें तो इसके अलावा बिना लाइन वाले चैनलों या नहर प्रणाली से रिसाव के कारण निकटवर्ती कृषि योग्य भूमि में जल भराव हो जाता है। यानी उसमें क्या होता है, जल भर जाता है, जिसके कारण भी कृषि क्या होती, प्रभावित होती है। आगे चलते हैं। भारत में लगभग 12 मिलियन हेक्टेयर भूमि जल भराव से ग्रस्त है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जल निकासी के लिए जगह देने से अतिरिक्त पानी को निपटाने में मदद मिल सकती है और जल भराव को रोका जा सकता है। इसको कैसे रोका जा सकता है, ऊर्ध्वाधर जल निकास के लिए हम क्या करते हैं, जगह देने से हमें अतिरिक्त पानी को निपटाने में मदद मिल सकती है, पर हम ऐसा करते नहीं हैं। अगर करते हैं तो जल भराव को इसे रोका जा सकता है। आगे चलते हैं। आगे प्यारे दोस्तों, लवणता और क्षारीयता। ये सिंचित क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई का परिणाम है। पहला क्या है, जब किसान अत्यधिक सिंचाई करते हैं तो भूजल स्तर बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप केशिका क्रिया के कारण नमक जमा हो जाता है। यानी जब किसान अत्यधिक सिंचाई करते हैं तो उससे क्या होता है, नमक बढ़ जाता है। क्षारीयता से तात्पर्य सोडियम लवण की प्रधानता से होती है, यानी सोडियम लवण बढ़ जाता है। उदाहरण की बात करें तो अत्यधिक सिंचाई के कारण पंजाब और हरियाणा की सबसे उपजाऊ मिट्टी लवणता और क्षारीयता के कारण बेकार हो जाती है। आगे पे है दोस्तों, इसलिए जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने की आवश्यकता है। बंजर भूमि और शहरी विकास की बात करें तो शहरीकरण के साथ रसायनों के माध्यम से मृदा विषाक्त बढ़ जाती है। अधिक मात्रा में नगरपालिका और औद्योगिक अपशिष्ट मिट्टी में डाले जा रहे हैं, जिनमें कैंसरकारी प्रभाव वाली भारी धातुएं होती हैं। अध्ययनों के मुताबिक शहरी मिट्टी में भारी धातुओं की सांद्रता और संचय संकेत मिलता है। यानी जो मिट्टी होती है, शहरों में जो मिट्टी पाई जाती है उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल वाली मिला दिए जाते हैं, या ऐसे अपशिष्ट जो निकलते हैं मिट्टी में औद्योगिक से, नगरपालिका से, वो क्या करती है, लोगों को प्रभावित करती है। आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, मृदा पर प्रभाव डालता औद्योगिकरण। औद्योगिकरण धीरे धीरे कृषि, वानिकी, चारागाह और चारागाह से भूमि के काफ़ी क्षेत्रों को छीन रहा है। जंगली वनस्पतियों से अप्रयुक्त भूमि को भी छीन रहा है।
उदाहरण की बात करें तो ओपन कास्ट खनन विशेष ध्यान का विषय है क्योंकि यह मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं को प्रभावित करता है। ओपन कास्ट खनन विशेष जो होता है, खनन ऐसे मान के चले, जो ओपन कास्ट जो खनन होती है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और यह क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक विशेषताओं को भी बदल देता है। इसके अलावा खनिज उत्पादन से भारी मात्रा में अपशिष्ट, अतिरिक्त भार और डेलिंग कीचड़ उत्पन्न होता है। इसलिए एक विशाल भूभाग की मिट्टी क्षीण हो जाती है, यानी जो एक विशाल भूभाग पड़ता है उसकी मिट्टी क्या हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। बात समझ में आई दोस्तों। इस तरह से आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सबको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन और ऑनलाइन प्रश्न अवेलेबल हैं, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट है, आप उसमें देख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसी लगती है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।